एक हिंदी मूवी में एक डायलॉग है कि अगर दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए। जब पहली बार आप ये डायलॉग सुनते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको आप दोस्त बनाओगे ही कैसे, वो आपका दोस्त बनेगा ही नहीं। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ग्रीक राजा के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी चालाकी लगा के अपने सारे दुश्मनों को दोस्त बनाया, उनसे काम करवाया और फिर सब लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस राजा का नाम है फिलिप द सेकेंड। कहानी शुरू होती है साल 404 बीसी से। ये वो साल था जब 27 साल से चलता हुआ पेलोपोनेशियन वॉर खत्म हो गया था। अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो ये वॉर हुआ था ग्रीस के अंदर के सिटी स्टेट्स के बीच में, और इसमें जितने भी सिटी स्टेट्स थे उसमें दो बड़े मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ था एथेंस और एक तरफ था स्पार्टा, और इन्हीं दो बड़े सिटी स्टेट्स के अराउंड बाकी सिटी स्टेट्स मिले हुए थे, आपस में ये लोग लड़ाई कर रहे थे। और 404 बीसी में आके एथेंस की हार हो गई और स्पार्टा जीत गया। पेलोपोनेशियन वॉर के ऊपर मैंने एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। जब एक बार 404 बीसी में एथेंस की हार हो गई तो उसके कुछ सालों के बाद धीरे धीरे एथेंस कमजोर होने लगा, और एथेंस के बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भावना जगने लगी कि हम एक जमाने में इतने ताकतवर होते थे और अब इतने कमजोर हम कैसे हो गए। ये वही बात है कि मान लीजिए कि एक जमाने में गब्बर था, उसको आपने उठा के सांबा बना दिया, उसको लगेगा ना कि मैं कभी गब्बर हुआ करता था, ये मेरी क्या हालत हो गई है। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। एक उसी तरह जब एथेंस पेलोपोनेशियन वॉर में हार गए थे, उसके बाद एथेंस की जनता के मन में ये फीलिंग आने लगी थी कि हमको अपनी खोई हुई कीर्ति वापस हासिल करनी है। और ये जो लोगों के मन में गुस्सा था, उनके मन में जो चाहत थी अपनी ग्लोरी वापस छीनने की, इसको लीड कर रहा था एक बहुत फेमस स्पीकर जिसका नाम था डेमोस्थेनीज। ये बंदा एथेंस की जनता के सामने बड़ी बड़ी स्पीचेस दे रहा था और उनकी कीर्ति का, उनकी एक जमाने की जो उनकी वीरता थी उसकी गुणगान करता था, और ये बात लोगों को अच्छी लगती थी। अब इस सब के बीच में क्या हुआ, साल 359 बीसी में मैसेडोनिया, जो कि एक ग्रीक सिटी स्टेट था एथेंस स्पार्टा की तरह, मैसेडोनिया के राजा की मौत हो गई। और इसकी मौत के बाद मैसेडोनिया में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया कि अब इसके बाद कौन राजा बनेगा। अब ये देख के एथेंस के पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स के मन में एक आइडिया आया। अब कहने के लिए तो एथेंस की जनता मैसेडोनियंस को बारबेरियंस मानती थी, हालांकि दोनों लोग ग्रीक ही थे, बट एथेंस को लगता था कि ये लोग बहुत गंवार हैं, जाहिल हैं। पर वो ये भी जानते थे कि एथेंस के नॉर्थ के साइड में कुछ पोस्ट हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां से एथेंस का व्यापार चलता है, और उन्हीं जगहों के पास में मैसेडोनिया है। और इसीलिए अगर मैसेडोनिया का कोई ऐसा राजा बनता है जो एथेंस के साथ सहानुभूति रखता है, सिंपैथी रखता है, तो इसमें एथेंस का फायदा होगा। एथेंस के उत्तर के इलाके में जितने भी पोस्ट थे, जितनी भी ऐसी जगह थी जहां से वो व्यापार करते थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी एम्फीपोलिस। एक जमाने में एम्फीपोलिस एथेंस की कॉलोनी थी, बट अब वो मैसेडोनियंस के हाथ में थी। तो एथेंस के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि अगर जो मैसेडोनिया में राजा के मरने के बाद जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, कोई ना कोई राजा बनने की कोशिश कर रहा है, अगर हम एक बंदे को सपोर्ट कर दें और वो अगर राजा बन गया तो फिर वो हमको ये मैसेडोनिया से निकाल के एम्फीपोलिस वापस हमको कर देगा, और यहाँ से हम अपना व्यापार करते रहेंगे, स्पेशली गोल्ड का व्यापार। तो ये सब कुछ सोच के एथेंस के लीडर्स ने अपने कुछ जहाज और अपने कुछ सोल्जर्स भेजे मैसेडोनिया के एक बंदे के पास जिसका नाम आर्गस था, और वो इस पावर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो राजा बनने की कोशिश कर रहा था। तो एथेंस ये चाहते थे कि आर्गस मैसेडोनिया का राजा बन जाए और फिर एम्फीपोलिस वापस एथेंस को दे दे और एथेंस और मैसेडोनिया के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं, एथेंस की बाजी बिल्कुल उल्टी पड़ी। ये जो मैसेडोनिया में पावर स्ट्रगल चल रहा था, इसमें आर्गस की जीत नहीं हुई, बल्कि जो राजा मरा था उसका एक छोटा भाई था 24 साल का, उसका नाम था फिलिप द सेकेंड। उसकी यहाँ पे जीत हुई और अब मैसेडोनिया का राजा बन गया फिलिप द सेकेंड। ये देख के अब एथेंस के लीडर्स घबरा गए, उनकी हवाइयां उड़ गई, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने आर्गस को सपोर्ट किया है, वो हार गया है और अब फिलिप द सेकेंड राजा बन गया है, अब वो दबा के बदला लेगा एथेंस के लोगों से। परंतु फिलिप द सेकेंड ने बिल्कुल उल्टा किया। उसने एथेंस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आपको ये जो एम्फीपोलिस चाहिए, इसको मैं आज़ाद कर देता हूं और उसके कुछ सालों के बाद मैं इसको कैप्चर करके खुद आपको दे दूंगा, और उसके बदले में आप एथेंस का एक सिटी मुझे दे देना। उसके ऊपर से फिलिप ने क्या किया, जो एथेंस ने अपने सोल्जर्स और शिप्स भेजे थे आर्गस को सपोर्ट करने के लिए, उन सारे शिप्स और सोल्जर्स को फिलिप ने कैप्चर करके रखा था, उन सारे सोल्जर्स को इसने आज़ाद कर दिया बिना किसी फिरौती की रकम के। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हर तरह से इसमें एथेंस का फायदा हुआ,
और उनको लगा कि भाई ये तो हमने इस बंदे को गलत जज किया था, ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला, ये तो देव मानुस निकला, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला, और ये हमारी मदद करने की बात कर रहा है, हमसे दोस्ती करने की बात कर रहा है। तो एथेंस के लोग, उनकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल खुश हो गई और उन्होंने कहा ठीक है, आप अभी एम्फीपोलिस को आजाद कर दो, कुछ सालों बाद जीत लेना उसको, और जब आप हमको एम्फीपोलिस दोगे तो हम एथेंस का एक सिटी आपको दे देंगे। इस तरह से फिलिप ने एथेंस को, जो उनके बहुत जानी दुश्मन थे, उनको दोस्त बना लिया। इस दोस्ती के बाद एथेंस अब मैसेडोनिया से बिल्कुल निश्चिंत हो गए, और दूसरी तरफ फिलिप अपने ऊपर के जो आसपास के रीजन्स थे उन पे धीरे धीरे करके चढ़ाई करके उनको अपने साथ मिलाने लगे। तो इस तरह से मैसेडोनिया का नॉर्थ के साइड में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने लगा। अब इसके कुछ सालों के बाद जब एथेंस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, उस दौरान अचानक से फिलिप ने एम्फीपोलिस पे हमला किया और उसको कैप्चर कर लिया। जब ये न्यूज़ एथेंस को मिली तो उनके लीडर्स ने कहा कि चलो, इसने हमको वादा किया था कि ये एम्फीपोलिस को जब कैप्चर कर लेगा तो हमको सौंप देगा और बदले में हमको एक सिटी अपनी देनी होगी। जब एथेंस का डेलीगेशन फिलिप से मिलने के लिए गया तो फिलिप ने सीधा इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभी तो नहीं दे सकता, बट कुछ समय के बाद मैं आपको ये दे दूंगा। तो डायरेक्टली उसने मना नहीं किया, बट उस टाइम उसने एम्फीपोलिस उनको नहीं दिया और ऐसे कह दिया कि फ्यूचर में आपको कभी दे दूंगा। अब यहाँ पे एथेंस के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था, पर वो जानते थे कि अभी उनकी इंटरनल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो एक पावरफुल मैसेडोनियन किंग के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये जो मंत्री गए थे एथेंस की तरफ से, वो चुपचाप इस बात को मान के वापस आ गए। इस तरह से एम्फीपोलिस, जहां से सारा सोने का व्यापार होता था, अब ये फिलिप के हाथ में आ गया। ये देख के एथेंस में जो डेमोस्थेनीस था उसने कहा कि ये इंसान हमारे साथ चालाकी कर रहा है, इसने कैसे हमको एम्फीपोलिस का ये जलेबी हमारे सामने लटकाई और फिर ये छीन ली। तो उसने फिर एथेंस के लोगों के सामने ऐसे भाषण देने शुरू किए कि हमको एक आर्मी भेजनी चाहिए एथेंस की और उस बंदे को सबक सिखाना चाहिए। हालांकि उस समय तो उन्होंने आर्मी नहीं भेजी, पर उसके कुछ समय के बाद फिलिप ने थर्मोपिली पे कब्जा करने की कोशिश की। थर्मोपिली में जो पास था, जहां से सेंट्रल और सदर्न ग्रीस जुड़ते थे, वहीं से आर्मीज आती थी, जहां पे 300 का स्टैंड हुआ था, जहां पे इतने सारे स्पार्टन्स मारे गए थे, उस पॉइंट को फिलिप ने कैप्चर करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में एथेंस ने फिर अपनी आर्मी भेजी, और जब एथेंस की आर्मी आई तो फिलिप वहां से रिट्रीट कर गया। ये देख के एथेंस बहुत खुश हुए कि हमने फिलिप की आर्मी को एक तरह से हरा दिया है, और इनको लगा कि अब हम फिलिप को हरा सकते हैं। आगे आने वाले सालों में फिलिप और मैसेडोनिया का इन्फ्लुएंस जो है वो नॉर्थ के सिटी स्टेट्स में, ईस्ट की तरफ और इवन सेंट्रल सिटी स्टेट्स में भी बढ़ने लगा। और फिर इसी के बीच साल 346 बीसी में अचानक से फिलिप ने एथेंस को ये ऑफर किया कि हम दोनों एक संधि करते हैं। इस संधि के अंदर फिलिप ने यह प्रस्ताव रखा कि नॉर्थ के एरिया में जितने भी आउटपोस्ट हैं एथेंस के, उनको फिलिप टच नहीं करेगा, पर उसके बदले में ये एम्फीपोलिस फिलिप अपने पास ही रखेगा। अब अगर देखा जाए तो एथेंस की लीडरशिप इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है और ये फिर से हमारे साथ धोखा करेगा। पर वो ये भी जानते थे कि अब मैसेडोनिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है और उसकी कंपैरिजन में एथेंस काफी वीक है। तो अगर उन्होंने फिलिप का प्रस्ताव नहीं माना तो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, और अभी एथेंस लड़ाई की हालत में नहीं है। तो बहुत भारी मन के साथ एथेंस का जो डेलीगेशन है, उन्होंने इस संधि पे साइन कर दिया, और इसी संधि को कहते हैं द पीस ऑफ फिलोक्रेट्स। हालांकि पहले डेमोस्थेनीज ने इस संधि को बहुत सपोर्ट किया था, बट जब इस संधि पे साइन करके एथेंस का डेलीगेशन वापस आने लगा तो रास्ते में ही उनको न्यूज़ मिली कि भैया फिलिप ने थर्मोपिली का जो पास है उसको कैप्चर कर लिया। जो पहले कैप्चर करने आया था और एथेंस ने आर्मी भेजी थी तो वापस हट गया था, अब उसने इस पास को कैप्चर कर लिया। और यह बात जब एथेंस के सारे मिनिस्टर्स को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने फिलिप से तुरंत कहा कि तुम हमको जवाब दो कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने अभी हमसे संधि की है और तुमने ये थर्मोपिली को कैप्चर कर लिया, ये नहीं चलेगा। तो इसके जवाब में फिलिप ने ये कहा कि थर्मोपिली के आसपास के मेरे जो हित के एरिया थे उनको मेरे कंपटीशन वाले लोग चैलेंज कर रहे थे, तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उस पास को कैप्चर किया था। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने किया वो गलत है तो मैं यहाँ से पीछे हट जाता हूँ। और वो फिर से थर्मोपिली से पीछे हट गया। पर अब एथेंस के लोग इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो देख रहे थे कि फिलिप पहले किसी चीज पे कब्जा करता है, फिर एक डील करता है और उसको टेम्परेरी छोड़ देता है और फिर वापस उस जगह को हासिल कर लेता है, जैसे कि उसने एम्फीपोलिस के साथ किया। तो इसीलिए अब वो चाहते थे कि फिलिप को रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर डेमोस्थेनीस के बहुत भड़काने पे और जो वहाँ के जितने भी जनरल्स हैं उन्होंने कहा कि हमको अब फिलिप के साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी, दो हाथ करने पड़ेंगे। और ये दो हाथ करने के लिए अब एथेंस अपने एक पड़ोसी ग्रीक सिटी स्टेट के पास गया जिसका नाम था थीब्स। तो इस तरह से साल 338 बीसी में एथेंस और थीब्स ने हाथ मिला लिए
और इन दोनों की आर्मीज अब वेट करने लगी फिलिप की आर्मी का सामना करने। जब एथेंस और थीब्स की जो संधि हो गई थी, इसके बारे में फिलिप को पता चला, तो उसने भी कहा कि चलो अब दो हाथ कर ही लेते हैं, और उसने अपनी आर्मी को तैयार किया। अब अगर इन दोनों साइड्स की आर्मी पर नजर डालें तो जो मैसेडोनिया की आर्मी थी उसके पास लगभग 30,000 इन्फेंट्री थी और 2,000 कैवलरी यानी घुड़सवार। उसके सामने एथेंस और थीब्स की जो आर्मी थी उनके पास थे लगभग 35,000 इन्फेंट्री और खास घुड़सवार उनके पास थे नहीं। ये जो एलाइड आर्मी थी एथेंस और थीब्स की, ये दोनों मिलके कैरोनिया के पास खड़े हुए थे फिलिप का सामना करने के लिए। और इसी तरह से अगस्त 338 बीसी में ये जो लड़ाई हुई इसको कहते हैं द बैटल ऑफ कैरोनिया। इस लड़ाई में फिलिप के पास एक वाइल्ड कार्ड था, उसके पास एक ऐसा शस्त्र था जो सामने वाले आर्मी के पास नहीं था, और वो था उसका कैवलरी। उसके जो घुड़सवार थे वो बहुत खतरनाक थे और बहुत इफेक्टिव थे, और इन घुड़सवारों को लीड कर रहा था फिलिप II का अपना ही बेटा। और इसके बेटे के कैवलरी चार्ज की वजह से ही थीब्स और एथेंस की जो एलाइड आर्मी है वो कैरोनिया की लड़ाई में हार गई, और अब फिलिप के सामने कोई भी बड़ा ग्रीक सिटी स्टेट उससे लड़ने के लिए नहीं आ रहा। इस लड़ाई में जो एलाइड आर्मी थी उनके लगभग 2,000 फौजी मारे गए थे और लगभग 4,000 को फिलिप ने कैप्चर कर लिया था। और इसी लड़ाई के बाद पूरे ग्रीस के ऊपर एक तरह से सिर्फ फिलिप का दबदबा पूरा हो गया। कैरोनिया में जीत के बाद फिलिप अब चल पड़ा थीब्स की तरफ उनको सजा देने के लिए कि कैसे तुमने मेरे खिलाफ लड़ाई की। यहाँ पहुंच के जितने भी थीब्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने पॉलिटिशियंस थे जो फिलिप को पसंद नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट बोलते थे, उन सबको निकलवा दिया और नए पॉलिटिशियंस को खड़ा किया, ऐसे लोग जो फिलिप को सपोर्ट करते थे। उसके साथ इस लड़ाई में फिलिप ने जो थीब्स के सोल्जर्स को कैप्चर किया था उन सबको छोड़ा और उसके बदले में बहुत बड़ी फिरौती ली, और साथ ही साथ इस लड़ाई में जितने थीब्स के सोल्जर्स मारे गए थे उनको दफन करने के लिए भी फिलिप ने पैसे लिए। ये सब देख के भैया एथेंस के लोग थर थर कांपने लगे। उनको पता था कि हमसे तो ये सबसे बड़ा बदला लेगा, क्योंकि हम ही ने जाके थीब्स को उकसाया था कि इसके खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो अब जब फिलिप एथेंस में पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा किया कि फिर से सब लोग हैरान रह गए। जब वो एथेंस पहुंचा तो उसने कोई भी हार्श टर्म्स इनके ऊपर नहीं लगाए। जहां थीब्स में उसने जो सोल्जर्स को कैप्चर किया था उसको छोड़ने के बदले में उसने पैसे लिए थे, यहाँ तक कि दफनाने के लिए भी पैसे लिए थे। वहीं इनके जो एथेंस के सोल्जर्स थे उनको उसने बिना कोई पैसे लिए इनको वापस कर दिया। उसके साथ जो डेमोस्थेनीस था जो इतना भड़का रहा था एथेंस के लोगों को फिलिप के अगेंस्ट, उसको भी इसने पनिशमेंट नहीं दी। और इनफैक्ट इस लड़ाई के बाद फिलिप ने एथेंस के सामने एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हाँ हम लोग दुश्मन हैं पर मैं अब तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सब देख के एथेंस की जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो राजा है जिसने अभी भी हमको लड़ाई में हराया है, ये इतना दयालु कैसे हो रहा है। पर जो भी हो वो दयालु है। तो बिना किसी कंप्लेंट के सारे एथेंस के लोग जय जयकार करने लगे। फिलिप इतनी खुश हुई थी एथेंस की जनता कि उन्होंने फिलिप और उसके बेटे को जिसने वो कैवलरी चार्ज लीड किया था, इन दोनों को एथेंस की सिटीजनशिप दी और फिलिप का एक पुतला भी बनवाया। फिलिप के एथेंस आने से पहले सब लोगों को लग रहा था कि एथेंस को अपनी सारी गलतियों का जुर्माना अभी भुगतना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया फिलिप ने। और उसका रीजन ये कहा जाता है कि फिलिप जानता था कि मैसेडोनिया की जो नेवी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरी तरफ एथेंस चाहे कितना भी कमजोर हो पर उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। और फिलिप के मन में एक बड़ा प्लान चल रहा था, आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई वो प्लान कर रहा था, और उस लड़ाई के लिए उसको एथेंस का सपोर्ट और उनकी नेवी का सपोर्ट चाहिए था। और इसीलिए फिलिप ने कैरोनिया की लड़ाई में हराने के बाद भी एथेंस को ज्यादा सख्त सजा नहीं दी। इसी साल फिलिप ने सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स की एक सभा बुलाई जिसमें सब ग्रीक सिटी स्टेट्स आए थे एक्सेप्ट स्पार्टा, वो लोग इसमें नहीं आए। और इस सभा में इसने ये प्रपोज किया कि हम सब लोग एक हो जाते हैं, एक छत के नीचे एक पावर के नीचे रहेंगे जिसको हम कहेंगे हेलेनिक कॉन्फेडरेशन। और उस कॉन्फेडरेशन का जनरल कौन होगा? फिलिप। और उसने कहा कि हम सबको एक साथ होके एकजुट होके पर्शियन अंपायर का सामना करना चाहिए। वो ये कह रहा था कि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं बट हमारा असली दुश्मन है पर्शियन अंपायर। और यही था फिलिप का वो ग्रैंड प्लान जिसकी वजह से उसने एथेंस को माफ कर दिया था, क्योंकि उसको एथेंस की नेवी चाहिए थी पर्शियन अंपायर के ऊपर हमला करने के लिए। इस सब के 2 साल के बाद जब फिलिप पर्शियन अंपायर के इन्वेजन की बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी कर रहा था, उसी बीच उसके बेटे की शादी थी और उसके शादी के दिन किसी ने फिलिप का मर्डर कर दिया। और उसके मर्डर के बाद एक बार फिर से जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उनमें खलबली मच गई कि हमारा जो मेन जनरल था उसको तो मार दिया है, अब मैसेडोनिया का राजा कौन बनेगा? और इससे पहले कोई और राजा बने, फिलिप II का बेटा, वही बेटा जिसने कैरोनिया की लड़ाई में कैवलरी चार्ज को लीड किया था,
वो राजा बन गया। और जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थे जो समझ रहे थे कि फिलिप के मरने के बाद अब मैसेडोनिया कमजोर हो जाएगा, उन सबको इसके बेटे ने शांत करा दिया। और ये जो पर्शियन अंपायर का इन्वेजन का सपना था जो फिलिप ने देखा था, उस सपने की जिम्मेदारी आ गई इस बेटे के ऊपर, और इसने उस सपने को पूरा किया और उसने पर्शियन अंपायर को हराया। और उनको हराने के बाद वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता ही चला गया, जंग जीतता ही चला गया, और आज की तारीख में इस व्यक्ति को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ कमांडर्स के बीच में गिना जाता है। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको फिलिप II के बारे में और उसने जैसे एथेंस के साथ एक गेम खेला उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है फिलिप II ऑफ मैसेडोनिया। इसमें फिलिप II की पूरी कहानी बहुत विस्तार से बताई है। इस बुक को आप जरूर पढ़िए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।